हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं 27 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर और न्यूज़ में क्या है दोस्तों, एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में क्या है कि बहुत दंगा फैल गया है मतलब लद्दाख एरिया में। वो भी पर्टिकुलरली जो लेह वाला एरिया है ना दोस्तों, वहाँ पे मतलब दंगे हो रहे हैं, मतलब ट्रक को आग लगा दिया जा रहा है। तो ये सभी इशू किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, मेन इशू क्या है दोस्तों ना, जो लद्दाख के लोग हैं वो चाहते हैं कि मतलब वो लद्दाख क्या है दोस्तों, एक यूनियन टेरिटरी है ना। अब वो लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब ये जो दंगा फैल रहा है ये किस लिए फैल रहा है? ये इसलिए फैल रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा इनको जो है 6 शेड्यूल में मतलब इंक्लूड कर दें। अब जब 6 शेड्यूल क्या है, थोड़ा सा एक स्पेशल शेड्यूल है जो कि मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना उन्हीं के लिए है, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर कहीं पे भी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरिया है, मतलब ये शेड्यूल्ड एरियाज को अगर एडमिनिस्टर करने के लिए अगर सरकार कुछ करती है तो वो एज पर 5th शेड्यूल है, ठीक है। मतलब 5th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन कौन आता है दोस्तों, आप जान लीजिए। जो 7 सिस्टर हैं वो तो आती है, और प्लस एक मतलब सिक्किम भी है। सिक्किम अलग मानिए, वो साथ में नहीं है दोस्तों, वो एज ए ब्रदर काउंट होता है, ठीक है। तो इनको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो मतलब एरिया है इंडिया में है ना, वहाँ पे जो शेड्यूल्ड एरिया है या शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है उनको मतलब एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए मतलब 5th शेड्यूल में मतलब प्रोविज़न दिया गया है। और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं 6 शेड्यूल, ठीक है। 6 शेड्यूल में क्या है दोस्तों, देखिए 6th शेड्यूल क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन्स के लिए है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन आता है दोस्तों? 7 तो हो गई सिस्टर जो आती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हो गया आपका एक सिक्किम। एक मिनट में आपको मैप में दिखाता हूँ तब आपको क्लियर होगा, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा प्यारा भारत महान, इसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट वाली जो 7 सिस्टर है उसमें आपका आ जाता है ये पहला मिजोरम हो गया 1, त्रिपुरा 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 6 और मेघालय 7। और सिक्किम भी इन्हीं में इंक्लूड है दोस्तों, ठीक है। सिक्किम इन्हीं में इंक्लूड है, पर सिक्किम को एज ए ब्रदर कहा जाता है, समझ गए दोस्तों। तो ये 6 शेड्यूल जो है इन्हीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए है। और इसके अलावा अगर किसी शेड्यूल्ड एरिया में मतलब ये गवर्नेंस के लिए या फिर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन दिया गया तो वो 5th शेड्यूल में दिया गया है, इनके अलावा, ठीक है। और अभी इंडिया में टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मतलब इस मतलब 6 शेड्यूल में आते हैं। तो वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये 4 स्टेट्स में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। पहला आपका हो गया असम, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो गया मिजोरम और चौथा हो गया त्रिपुरा। यही 4 स्टेट्स हैं जिनमें मतलब एज पर 6 शेड्यूल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाए गए हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं दोस्तों? तो असम में 3 है, मेघालय में 3 है, मिजोरम में 3 है और त्रिपुरा में 1 है, मतलब टोटल हो गए 10, ठीक है। अब इसमें जो 6 शेड्यूल है इसमें 2 आर्टिकल बहुत मैटर करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मतलब ये 3 1 है, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। एक तो आप समझ लीजिए, जो एक होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर में मतलब अगर किसी स्पेसिफिक मतलब ट्राइब के लिए किया जाता है या स्पेसिफिक शेड्यूल्ड एरियाज के लिए किया जाता है तो वो आ जाता है रीजनल काउंसिल, ठीक है। अब इसमें जो 6 शेड्यूल में 2 आर्टिकल बहुत मेन है दोस्तों। तो पहला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 242 का सब क्लॉज 2, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें मतलब जो भी एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान रखना दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों को मतलब एडमिनिस्टर किया था। और इनके मतलब ट्राइबल्स एरिया, इन स्टेट्स में जो है ट्राइबल्स एरिया उनको एडमिनिस्टर किया था इसके थ्रू, ठीक है। और इसी में प्रोविजन दिया गया है एडीसी और एआरसी, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, ये इसी का सब पार्ट है, ठीक है दोस्तों, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। किसके लिए? मतलब वही जो मतलब ट्राइबल एरियाज है उनको गवर्न करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एडीसी और एआरसी में फ़र्क क्या है दोस्तों। एडीसी फुल फॉर्म ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है। ये जब मतलब पर्टिकुलर मतलब कोई काउंसिल मतलब डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, तो मतलब एक से ज़्यादा होंगी वहाँ पे ना, तो वो पूरे एरिया को मतलब एडमिनिस्टर करने के लिए ये बनती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। मतलब प्राइमरी गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, ये पूरे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को मतलब हैंडल करने के लिए, ठीक है। और इसमें मेंबर मतलब अप टू 30 होते हैं, पर इसमें जो लगभग 26 मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब लोगों के बीच में से चुन के आते हैं। और 4 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नर, क्योंकि यही है मतलब सुप्रीम बॉडी ना वहाँ पे, सुप्रीम पोजीशन पे स्टेट में, ठीक। अब उसके बाद इन्हीं में एडीसी के अंडर में आता है एक एआरसी। जब किसी पर्टिकुलर ट्राइब को मतलब पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया को मतलब कुछ और मतलब ज़्यादा ही गिरी हुई हालत में है या फिर बहुत बेकार हालत में है, तो उनको मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी पहुंचाने के लिए तो ये इनको नोटिफाई किया जाता है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल के थ्रू, ठीक है। ये इसी के अंडर में आता है, ठीक है। सब डिवीजन है एडीसी का, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है दोस्तों, इसी के अंडर में आता है, ठीक है। मतलब इसका कंट्रोल यही देखता है, ठीक।
उसके बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है 6 शेड्यूल में वो है आर्टिकल 275(1). ये क्या बोलता है, ये जो मतलब इसके थ्रू क्या है ना, जो CFI है मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो वो ग्रांट देता है, मतलब 100% सेंट्रल ग्रांट मिलता है इनको, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू मिलता है, और ये किसके लिए, शेड्यूल्ड एरिया फॉर शेड्यूल्ड मतलब ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेट के लिए, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं कुछ पावर इनके, हम लोग बात कर लेते हैं। तो पावर ऑफ ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनके लिए पावर होता है जैसे कि जो स्टेट लॉ होते हैं, मतलब इनके मतलब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मतलब एप्लीकेबल नहीं है, जब बजाय अगर मतलब ADC चाहेगा तो उसको एक्सटेंड कर सकता है। पर दोस्तों बिना ADC के ये जो लॉज होंगे स्टेट लॉज, ये मान्य नहीं होंगे, ठीक है ना। ये ADC अगर चाहेगा तो मतलब वो एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है, पर मतलब स्टेट लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते इन ट्राइबल्स एरियाज में, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, तो पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उनमें ADC कुछ लॉज बना सकता है किस पे, जैसे कल्टीवेशन हो गया, जो मतलब वहाँ पे पैदावार होती है, डाइवोर्स के रूल होंगे, इनहेरिटेंस मतलब जो प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब इनके बाद कौन उसका मालिक होगा, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। सोशल कस्टम्स हो गए, मैरिज के रूल्स हो गए, है ना, इनके रिलेटेड गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब जैसे कोई स्कीम आई तो उनके लिए अप्रूवल के लिए या फिर एलिजिबिलिटी के लिए यही मतलब करते हैं आगे फैसला कि मतलब हाँ कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जो भी मतलब प्राइमरी स्कूल हो गए या डिस्पेंसरी, दोस्त दवाओं का मैं बता रहा हूँ, जो दवा जहाँ बनती है ना, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग और इनको मैनेज करने के लिए रोड्स हो गए या वाटरवेज, जो नेशनल वाटरवेज होते हैं ना, जो बनाए जाते हैं, या वाटर के थ्रू जो रूट्स होते हैं, इन सबको मतलब इस्टेब्लिश भी यही करते हैं और मैनेज भी करते हैं इनके एरिया में। कौन से एरिया में, ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ADC के ही पास पावर है कि मतलब ये लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा कर सकते हैं, ये मतलब कोई भी प्रोफेशन या फिर ट्रेड पे टैक्स लगा सकते हैं, ये ग्रांट कर सकते हैं मतलब लाइसेंसेस, या फिर लीज पे भी दे सकते हैं मिनरल एक्सट्रैक्ट, मतलब जो मिनरल एक्सट्रैक्ट होगा वो पर्टिकुलर एरिया से वहाँ पे, ठीक है। उसके पास ये भी पावर है कि ये विलेज काउंसिल कोड और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोड भी बना सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि जितने डिस्प्यूट है ना उनको मतलब रिजॉल्व किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। मतलब दोस्तों उस पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो इन दो जो कोर्ट हैं, जैसे विलेज काउंसिल कोर्ट हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट, इनके थ्रू रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अभी जो मैटर चल रहा है दोस्तों, वो क्यों मैटर चल रहा है, एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, मतलब जब उन्होंने मतलब विवाद किया था तो उसके बाद मतलब कुछ रेगुलेशंस लाए गए थे, है ना, कुछ नए रेगुलेशन रूल लाए गए थे, पर वो परमानेंट नहीं थे, ठीक है। तो उसी की बात कर लेते हैं। ये जो हुआ था मतलब यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख कब बनी थी, सबसे पहले तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 345A का मतलब एब्रोगेशन हुआ था, मतलब एक्चुअली क्या टेम्परेरी बेसिस पे आया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स पे, है ना। तो फिर मतलब इनको एब्रोगेट कर दिया गया, ठीक है। और जब ये 370 आर्टिकल और 35A का जब एब्रोगेशन हुआ था, 370 आर्टिकल के थ्रू क्या था ना, जम्मू कश्मीर को पावर मिल रखा था अपना फ्लैग, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ऊपर से मतलब वही डिफाइन करता था कौन वहाँ का सिटीजन होगा कि नहीं होगा। और आर्टिकल 35A के थ्रू क्या था कि ये मतलब वहाँ पे कौन मतलब है एलिजिबल ज़मीन खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हटा दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पर आए थे तो हटा दिया। अब ये जब हुआ तो उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके तहत क्या किया गया ना, स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। पहला था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके पास लेजिस्लेचर था, मतलब इसके पास विधानसभा है, समझ रहे दोस्तों। और ये एक है यूटी ऑफ मतलब यूनियन टेरिटरी कौन सी, लद्दाख, पर इसके पास कोई विधानसभा नहीं है, समझ रहे ना आप। ये मतलब इसके जो लॉ है, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करेगा, सीधा सेंटर से होगा, ठीक। अब जो इतना विवाद इन्होंने किया था बीच में, तो उसके बाद मतलब सेंटर ने किया क्या, सेंटर ने क्या किया, कुछ नए रेगुलेशन ला दिए, ठीक है। पर वो रेगुलेशन कैसे थे, मतलब कि मतलब वो बाद में टेम्परेरी बेसिस पे थे, जो बाद में मतलब हटाया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है उसके हिसाब से था, ठीक है। अब वो क्या लाया गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए। सबसे पहले उन्होंने लाया था लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, अभी हाल फिलहाल का ही है दोस्तों, मतलब जून 2025 में आया था, ठीक है, जब ज़्यादा विवाद कर रहे थे ये लोग, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये डोमिसाइल बेस्ड मतलब रिक्रूटमेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब जो लोकल लोग हैं, लोकल मतलब लोकल जो रिक्रूटमेंट होती है उसको मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब एक तरह से बचाने के लिए कि लोकल लोग ज़्यादा मतलब रिक्रूट हों, उसके लिए लाया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, डोमिसाइल के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया, 15 साल मतलब रेसिडेंसी हो, मतलब वहाँ पे रहा हो, और 7 साल का एजुकेशन हो, और 7 साल के एजुकेशन में ही 10th-12th मतलब लद्दाख से ही किया हो, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 10 साल या उससे ज़्यादा मतलब सर्विस दी हो मतलब लद्दाख में। और जो भी मतलब पति पत्नी हैं
है ना, या फिर बच्चे हैं पर्टिकुलर, मतलब जो डोमिसाइल इससे मतलब एलिजिबल होंगे उनके बच्चे और मतलब उनकी पत्नी या पति जो भी होंगे, ठीक है। और सेकंड रेगुलेशन क्या आया था दोस्तों, सेकंड रेगुलेशन आया था यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। ये जो मतलब प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है ना, या फिर लॉ वाला हो गया, तो ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं उनके लिए जो मतलब रिजर्वेशन है उसको बढ़ा के 85% कर दिया। पहले ये 50% था दोस्तों, ठीक है। मतलब 85% जो लोकल लोग होंगे ना, मतलब लद्दाख के, वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इसको हटा दीजिए दोस्तों, इसमें जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो एक्सक्लूड कर दिया गया इसमें, ठीक है, वो अलग से है, ठीक है। 85% तो मतलब जान लीजिए है ही कि मतलब ये मतलब जो लोकल लोग होंगे लद्दाख के वही मतलब इन कॉलेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा क्या था, उनके ऑफिशियल लैंग्वेज को मतलब ऐड कर दिया गया था। कौन सी दो लैंग्वेज, पहले तो इंग्लिश हिंदी उर्दू थी, उसके अलावा भूटी और पुर्गी, इन दोनों को भी रिकॉग्नाइज किया गया ऐसे और एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, कहाँ की, लद्दाख की, ठीक है। इस वाले लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025, ये 2025 में ही आया था, जब ज़्यादा विवाद कर रहे थे ना कि हम लोग को 6 शेड्यूल में डालो, 6 शेड्यूल में डालो, ठीक है। उसके बाद आ गया ये डी वाला हुआ था, ये दोस्तों रिजर्वेशन से था, मतलब जो लेडीज़ लोग होती ना, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। इसके तहत क्या क्या कहा गया, जो वुमेन्स है रोटेशनल बेसिस पे, ठीक है, उनको 1/3 सीट्स रिजर्व कर दिया गया है, किसमें, मतलब यही लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में, ठीक है, जो लेह और कारगिल वाला है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, जो रेगुलेशन लाया गया है दोस्तों, ये किस आर्टिकल के थ्रू लाया गया है, तो ये लाया गया था आर्टिकल 2040 के तहत, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन है, इनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से कोई सेफगार्ड नहीं मिलता, मतलब संविधान से इनको कोई भी मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज नहीं मिलती कि मतलब कि अगर कोई इसको मतलब नहीं मानता है तो मतलब आप संविधान के खिलाफ मतलब जा सकते हो कोर्ट में या कुछ ऐसा, ठीक है। ये टेम्परेरी बेसिस पे दिया गया है, ये बाद में मतलब अमेंड भी करा सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये जो किसके अंडर में किए गए हैं रेगुलेशन, ये आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 क्या है, मतलब एक पावर, मतलब पावर है प्रोविजन के, जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर ना हो, मतलब विधानसभा या परिषद ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब शांति बनाने के लिए या फिर उसकी प्रोग्रेस करने के लिए या फिर उसमें गवर्नेंस को सही से मतलब चले, तो मतलब उस चीज़ को मतलब मेंटेन करने के लिए उनको पावर है कि ये कुछ रेगुलेशंस, कुछ मतलब रूल्स, कुछ मतलब लीगल मतलब चीज़ें बना सकते हैं जो वहाँ पे फॉलो होंगी। तो वही रेगुलेशंस जो बनाते हैं वो इसी के तहत होता है, पर ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, ठीक है, उन्हीं यूटीज में जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं होता है, ठीक है, या फिर वहाँ की विधानसभा भंग हो गई हो, ठीक है। अब सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर सेस जयशंकर, ये एक आर्टिकल छपा, इसमें जैसे कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कहा है इसके बारे में, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो ग्लोबल मतलब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी, उसी की साइड में ना एक मीटिंग और है जो मतलब इंडिया ने होस्ट किया, 20 लाइक माइंडेड, मतलब ये समझ लीजिए मीटिंग का ही नाम है, 20 लाइक माइंडेड ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस है एक तरह का, ठीक है। इन्हीं कंट्रीज़ का कॉन्फ्रेंस हुआ एक तरह से, और इन्होंने अपनी बात रखी, मतलब साउथ साउथ कॉर्पोरेशन के लिए मतलब अपनी दिक्कतें बताई कि मतलब जैसे कि यूनाइटेड नेशन में मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि यूएस है, ये मतलब पेरिस एग्रीमेंट से हट गया है, उसके बाद मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो ह्यूमैनिटेरियन वाला था उससे भी हट गया है, मतलब फंडिंग का दिक्कत, समथिंग समथिंग सब्जी बात किया गया, हम लोग को साथ आना चाहिए, साथ काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, मतलब एक साइड में मीटिंग कर लिया, क्या इंपॉर्टेंट, न्यूयॉर्क में किया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेते हैं ग्लोबल साउथ होता क्या है, पूछ सकते हैं ना टर्म, कभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ कुछ नहीं है दोस्तों, एक्चुअली क्या है, इससे पहले इसका एक बदतर नाम था, ठीक है, उस समय कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड मतलब जो गरीब पिछड़े, मतलब जहाँ पे बीमारियाँ हैं, बेकार लोग हैं, तो वो मतलब एक नेगेटिविटी की तरह देखा जाता था, इसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, ठीक है। 1969 से पहले, ठीक है, क्या कहा जाता था, थर्ड वर्ल्ड। किसके द्वारा लाया था ये वर्ड, ये अल्फ्रेड सोवी के द्वारा लाया गया था। उसके बाद 1969 में कार्ल ओगलिस ने इस नाम को चेंज किया, उसने बोला कुछ रिस्पेक्टफुल नाम दो, ऐसा नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने दिया ग्लोबल साउथ, बस यही है, रिस्पेक्टफुल के लिए इस नाम को आया था। अब ये जो है ग्लोबल साउथ, मतलब इसमें इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक्स कौन सी, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लेटिन अमेरिका हो गया, और स्मॉल जो आइलैंड नेशन है ना, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब देखिए लेटिन अमेरिका, आप जान लीजिए लेटिन अमेरिका कुछ नहीं है दोस्तों, कल्चरली मतलब जो आइडेंटिटी है उसको शो करते हैं, जियोग्राफिकली नहीं। इसमें कौन कौन इंक्लूड है दोस्तों, तो इसमें मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका, उसके बाद कैरिबियन वाले जो नेशन है जो कैरिबियन सी के आसपास है ना, और साउथ अमेरिका, लेटिन अमेरिका में आते हैं, ठीक है।
और ये समझ लीजिए ग्लोबल साउथ जो है ये लगभग लगभग पूरे दुनिया का 85% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा ये जो ग्लोबल साउथ में मतलब मेन क्या इशू चल रहा है, जैसे पुअर गरीबी हो गया, कर्जे में दबे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, ठीक है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी है, मतलब जो इनकम है उसकी इनक्वालिटी है, किसी कम किसी की ज़्यादा है ना। और इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ जो होते हैं इसी के उलट होते हैं, जो अमीर और डेवलप्ड नेशन होते हैं ना उनको शो करते हैं। तो इसमें जैसे नॉर्थ अमेरिका में आपके जैसे यूएसए कनाडा आ जाता है, यूरोप में आपका आ जाता है जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, और कुछ ओशनिया पार्ट। ओशनिया दोस्तों 4 चीज़ों से मिला हुआ है, जैसे कि माइक्रोनेशिया हो गया, पोलिनेशिया हो गया, मेलिनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, उसी में जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कभी किसी और दिन डेप्थ में मैं बता दूंगा आपको दोस्तों, है ना, नहीं टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को डिफ्रेंशिएट करता है तो एक लाइन के थ्रू किया जाता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है दोस्तों, वो मतलब थोड़ा रैंडम लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि मतलब ग्लोबल साउथ को और ग्लोबल नॉर्थ को मतलब अलग करती है। तो वो आप अगर देखेंगे फोटो में तो ये है दोस्तों, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये इधर से जो आ रही है यही लाइन है। देखिए अब लेटिन अमेरिका ये वाला पोर्शन हो गया, कैरिबियन नेशन हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये अफ्रीका नहीं है दोस्तों, अमेरिका है, ठीक है। ये अफ्रीका वाला एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर देख लीजिए आप, ये पूरा एशिया वाला ये ऐसे कट के आ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मतलब नॉर्थ वाला, ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, ये साउथ में पर ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, क्योंकि अमेरिका का कारण है ना, यही ब्रांडेड लाइन है, ठीक है। इसी के द्वारा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 अभी हाल फिलहाल में दिया गया। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार एक नई कैटेगरी को इंक्लूड किया गया। वो कैटेगरी कौन सी है, ग्राम पंचायत। नाम बहुत सारे हैं दोस्तों, 19 याद नहीं कर पाओगे, तो आप बस इतना जान लीजिए, ये जो ग्लोबल ई गवर्नेंस अवार्ड है ये किस ओकेजन पर दिया गया, तो ये 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस उसके मतलब ओकेजन पर दिया गया। अब आपको इसमें ई गवर्नेंस शब्द को आपको समझना जरूरी। ई गवर्नेंस मतलब हुआ दोस्तों, जब गवर्नमेंट को चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का या फिर इंटरनेट का या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जाए ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उसको कहा जाता है ई गवर्नेंस, ठीक है जी। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी, स्पीड, ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है ई गवर्नेंस का, ये विशाखापट्टनम हुआ आंध्र प्रदेश का, और इसी दौरान ये अवार्ड दिए गए। टोटल 19 अवार्ड दिए गए, 10 गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 3 जोरी, यही पूछ सकते हैं, बाकी सारे कैसे याद होंगे, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, इस बार एक नई कैटेगरी ऐड की गई है, वो ग्राम पंचायत। तो टोटल कितनी कैटेगरी होगी, 6, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ मतलब ध्यान रखिएगा, एक तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है, ये थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, आज खराब है मेरी ना। ये 2003 से स्टार्ट हुए थे दोस्तों, और इसको देता कौन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये किसके अंडर में आप मतलब ये देता है, और 2 हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब आप जान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये क्या है दोस्तों, ये 2 मतलब ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो एक तो यही होगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दोनों मिलके हम ये मतलब इसको मतलब ऑर्गेनाइज कराते हैं, पर ये अवार्ड जो है यही अकेला देता है, सॉरी दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। और ये जो दिया जाता है प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जहाँ पे मतलब ई गवर्नेंस यूज़ हुआ हो, मोस्टली जो मतलब जिलेदार मतलब जिला अधिकारी होते हैं ना, उन्हीं सब के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। मतलब उन्हीं को दिया जाता है, ठीक, जो प्रोजेक्ट चलाते हैं वो। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, पर ठीक है, ख़त्म तो करना है भाई, ठीक है। BBNJ ये क्या है दोस्तों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जीरो डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो मतलब समुद्र एरिया जो किसी कंट्री के अंडर में है, उसके अलावा मतलब उस एरिया को छोड़ के जो बाकी एरिया बचा है, जो कि हाई सीज कहलाता है, उसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये मतलब कन्वेंशन लाया गया है, ठीक है। इसी को हाई सीज ट्रेटी कहा जाता है, मतलब एक इंटरनेशनल ट्रेटी है। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको मतलब पारित करने के लिए मतलब इफेक्टिव करने के लिए 60 नेशन का रेटिफिकेशन जरूरी था। मतलब 2 चीज़ें होती है, एक तो साइन किया जाता है, एक होता है रेटिफाई किया जाता है। साइन मतलब हाँ हमने साइन कर दिया है, हम मानेंगे, पर अगर हम मतलब रेटिफाई कर दे तो मतलब हम कानूनी तौर से मानेंगे, मतलब हम लोग बाइंड हो गए हैं, मतलब कि हम इसको मानना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। और रेटिफिकेशन किसने कर दिया, 60 नेशन ने कर दिया, मतलब अभी ये मान्य हो जाएगा। और कब से इफेक्टिव होगा, तो ये 17 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थी इस कन्वेंशन के मतलब लागू होने के लिए, 60 नेशन का रेटिफिकेशन जरूरी है, ठीक है।
और ध्यान रखना दोस्तों, ये हाई सीज ट्रीटी जो है इंडिया ने साइन जरूर किया पर रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। और ये जो ट्रीटी है बनाई गई है, जो कन्वेंशन बनाया गया है, ये अनक्लोज के अंडर में ही बनाया गया है। अनक्लोज क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसे लॉ ऑफ द सी भी बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और मेन BBNJ या फिर हाई सीज ट्रीटी का मतलब ही ये है कि मतलब जो भी जो पर्टिकुलर एरिया, जो हाई सीज वाले एरिया है, किसी पर्टिकुलर नेशन के मतलब जुरिडिक्शन है, उसके एरिया से अलग जो है, जिसपे मतलब पूरे मतलब ग्लोबल मतलब सबका हक है, सभी देशों का बराबर हक है, उस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। हाई सीज कहलाता है। तो थोड़ा सा आप एक बार फिगर में देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा, ठीक है। मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। एक तो ये वाला जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है दोस्तों, ये आपका टेरिटोरियल सी है, मतलब एक तरह से पूरा ही हक किसका है इसमें, उस पर्टिकुलर नेशन का है। इसके बाद जो 12 माइल्स तक मतलब अप टू, ठीक है, इसके बाद का जो एरिया कॉन्टीजियस जोन है, यहाँ पे क्या है कि मतलब कोई जैसे कि मतलब चार्जेस लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, उतार मतलब अपना जो क्या बोलते हैं सीवेज होता है उसको डिस्पोज कर सकते हैं। पर ये पूरा मतलब एक तरह से कहेंगे कि मतलब पूरा हक नहीं होता है कंट्री का, मतलब लिमिटेड मतलब हक होता है। आप इसमें टैक्सेस अपने इकट्ठा कर सकते हैं या फिर कुछ अपने जो सीवेज उवेज वाले जो होते हैं ना वो उनको डाल सकते हैं, ठीक है। पर ये पूरी तरह से मतलब कंट्री का नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब यहाँ तक, ठीक है, 200 माइल तक, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मतलब मिनरल विनरल निकाल सकते हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मतलब आपका हक पूरा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मेन जो हक है टेरिटोरियल वाला यहीं तक होता है, 12 तक, ठीक है। इसके बाद का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो एरिया होता है वो हाई सी होता है। इस पे क्या है, किसी का हक नहीं होता, किसी नेशन का नहीं होता, ये पर्टिकुलर मतलब इंटरनेशनल सी जो है, मतलब ये सी मतलब हाई सी कहलाता है, ठीक है। इस पे जो कानून है अनक्लोज के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों। तो अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अनक्लोज। तो अनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, ये ही सी को कहा जाता है, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है दोस्तों। ये इफेक्टिव कब से? 16 नवंबर 1994 से। वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी मतलब हाई सीज वाला एरिया है ना, ये मतलब एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर वाले जो हाई सीज है उसको मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे कानून बनाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई कंट्री वहाँ पे कुछ करना चाहती है, कुछ मिनरल निकालना चाहिए, उसके लिए उसको वहाँ से मतलब इजाज़त लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मेकिंग रेगुलेशन फॉर सीज, यही सब, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों विजय कुमार सतपथी, ठीक है। तो फोटो आप देख लीजिए दोस्तों, ये हैं विजय कुमार सतपथी। अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। तो ये समझ लीजिए मिनी कॉमनवेल्थ गेम्स 1981 में मतलब इनको गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है इनको, मतलब 1982 के मतलब कॉमनवेल्थ में 2 ब्रॉन्ज जीता इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत, तो बस आप इतना जान लीजिए, विजय कुमार सतपथी वेट लिफ्टिंग के प्लेयर थे जिनका भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है। और अर्जुन अवार्ड इनको 1981 में मिला था, यही सबसे बड़ी उपलब्धि, और उड़ीसा के थे ये, ठीक है। फिर 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों? अग्निकुल कॉस्मोस, ये दोस्तों एक मतलब समझ लीजिए चेन्नई की मतलब आप समझ लीजिए चेन्नई की मतलब एक वो है, तमिलनाडु बेस्ड है ना, ये मतलब क्या बोलेंगे, स्टार्टअप है दोस्तों, स्पेस वाली, मतलब इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, स्पेस सेक्टर में। इसने क्या किया है, इसने इंडिया का पहला रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी खोल दी है। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों ना 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी मतलब क्या है, जो रॉकेट के पार्ट्स है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स को बनाया जाएगा और इकट्ठे ही एक जगह असेंबल करके पूरा रॉकेट तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे दोस्तों ना? पार्ट जो पहले क्या है, पार्ट अलग अलग बनाने में बहुत दिक्कत होती है, आपके एक ही जगह पे अलग अलग पार्ट बन के उनको सिर्फ और सिर्फ असेंबल करना होगा, ठीक है। वही फैसिलिटी कर ले। इससे क्या है कि जितना टाइम लगता था पूरी रॉकेट को बनने में, उससे आधे टाइम ही खत्म हो जाएगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जो अग्निकुल कॉस्मोस है वो पहली प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है या स्टार्टअप है जिसने मतलब इंडिया का पहला रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी चेन्नई तमिलनाडु में खोला है, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ये है लीप प्रोग्राम। लीप प्रोग्राम मतलब ये लोकल इकोनॉमी एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम। एक्चुअली क्या है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। अब जैसे जानते हैं कि बेंगलुरु में बहुत सारे इनोवेशन हब हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, पर बेंगलुरु से अलग मतलब बेंगलुरु को छोड़ के बाकी जगह पे मतलब इनोवेशन हब खोल के इनोवेशन को मतलब प्रमोट करना, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका बजट 5 साल के लिए 5,000 करोड़ रखा गया, ताकि जो इनोवेशन हब हैं उनको खोला जा सके, पर्टिकुलर क्लस्टर खोले जा सके, ताकि जो बेंगलुरु के बाहर वाले एरिया हैं वहाँ पे भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जा सके। बस इतना ध्यान रख लिए। कर्नाटक मतलब गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है? लीप प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है आपका दोस्तों हिमांशी टोकास। तो आप एक फोटो में देखिए दोस्तों, ये है वो पर्सनालिटी हिमांशी टोकास। बहुत ही प्राउड की बात है कि इन्होंने क्या है, इंडिया का सर ऊपर किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो जूनियर वाला जूडो प्लेयर की रैंकिंग है ना, उसमें नंबर 1 पे आ गए हैं। करीब 20 साल की हैं, 21 साल से नीचे वाले सब जूनियर होते हैं, दिल्ली की हैं, ठीक है। पहले इंडियन है जो फर्स्ट रैंक पाई हैं, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है ये इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन निकालता है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का हेडक्वार्टर ध्यान रखिए, ये बुडापेस्ट हंगरी में है और इसकी स्थापना 1950 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए बुडापेस्ट हंगरी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ओजू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे अभी स्टार्ट, मतलब ये अभी बना नहीं है दोस्तों, ये बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है 2220 मेगावाट होगा। अगर जब ये बन जाएगा तो ये इंडिया का हाईएस्ट ही बन जाएगा, क्योंकि अभी जो ऑपरेशनल अगर देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोई है तो वो कोयना रिवर पे 1960 मेगावाट का कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। ये किस रिवर पर बन रहा है दोस्तों, सुबानसिरी रिवर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश का ही प्रोजेक्ट है, मतलब ये वाला है, ठीक है। उस पर आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है बैरन आइलैंड, ठीक है दोस्तों। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसमें इरप्शन हुआ है दोस्तों, और ये जान लीजिए इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान सी में है, ठीक है। मतलब ये पूरा अगर देखेंगे ओवरऑल तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली अगर देखेंगे बैरन आइलैंड है कहाँ पे, तो ये अंडमान आइलैंड, मतलब अंडमान सी में अंडमान आइलैंड पे ही है, ठीक है। अब अंडमान और निकोबार आइलैंड में ये जान लीजिए इसकी कैपिटल विजयपुरम, पहले पोर्ट ब्लेयर थी, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है। लोकसभा की सीट कितनी है, एक है, और करीब करीब 572 आइलैंड है, ठीक है। तो फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये तो जूडो जो होता है ना गेम, वही है, ठीक है दोस्तों। और ये है आपका पर्टिकुलर लोकेशन, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। उसके बाद ये रहा अंडमान आइलैंड, ठीक है। अंडमान आइलैंड के नीचे में निकोबार आइलैंड है, ठीक है, नॉर्थ में अंडमान, और ये यही अंडमान सी में आपका वो आ जाता है, ठीक है, बैरन आइलैंड। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है दोस्तों, ठीक है। और ये कारा इस्तुमस मतलब जो पतली सी लाइन होती है ना, दो मतलब वाटर बॉडीज के बीच में, उसी को इस्तुमस बोला जाता है, ठीक है। बाकी इतना ही ध्यान रखिए, स्टेट ऑफ मलक्का यही है, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा तबीयत आज खराब है, इसलिए हो सके शायद कुछ होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे को अपडेट कर देना अगर कुछ गलत बता दिया हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो फिर यही थे आज के करंट अफेयर, कल मिलते हैं कल। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।